हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक से हम अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक का अध्ययन कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 98-99 हम पढ़ चुके हैं भाग 1 में। पृष्ठ संख्या 100 पर आप आ जाइए। यहाँ से हम आगे कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डगमग सरकते हुए देखता। लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते। बचा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भिखमंगे को दे आए। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी के आसारे या दालान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया मया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नज़र से देखते हुए मुस्कुराकर बोले, देख बे, तूने चाहे जो कुछ भी किया, हमसे तो यह सब देखा नहीं जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़, आराम से यहीं रहे और दोनों जून पेट भर के खा। पता नहीं ये शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। उसका नाम गोपाल भी था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की ज़बान से वह नाम उतरता ही न था। उन्होंने उसको रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना न लिखा था। बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद न था कि केवल दोनों जून भोजन पर रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उतना भी अधिकार होना चाहिए था और मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता, और यदि वह आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़कर, साला तू शिवनाथ का गुलाम, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठकर खाया कर। वह क्या खिलाएगा, बासी भात ही तो देता होगा। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसलिए उनसे छिपाकर ही अन्य लोगों का काम करता था, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमनालाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वादा करके चला गया, पर वह शीघ्र न आ सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा था। बाद में जब वह जमनालाल के यहाँ पहुंचा, जंगी ने पहला काम यह किया कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। फिर गरज कर बोला, सुअर धोखा देता है, कह देता नहीं आऊँगा। अब आज मैं तुमसे दिन भर काम कराऊंगा, देखिए कौन साला रोकता है। आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और सचमुच जंगी ने उससे दिन भर काम लिया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यावहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि उन्होंने चूं तक नहीं की। ऐसे ही कई घटनाएं हुई, पर रजुआ किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं का उपयोग संबंधित खींचातानी से उसका सामाजिकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति 2-4 रुपये देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी न भर सकता था, बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा न ला सकता था। अतएव लोग उससे छोटा मोटा काम ले लेते और इच्छानुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब न वह शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता और न जमनालाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता था। इसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। अब वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर होकर रह गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी नहीं थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुँह जोहते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक नहीं टिकते थे और भागकर रिक्शा चलाने लगते या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे, अन्य घरों में
कहार पानी भर देता तो लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता था, और यदि एक गगरा भी अधिक देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे वरदान का था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना हुआ चना या सत्तू दे दिया जाता, और वह एक कोने में बैठकर चापुड़ चापुड़ खा फाँक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो एक जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एक आध चीज़ बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल नदारत होती। कभी भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा जाता। कभी कभी रोटी अचार, और कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना न होने पर 2-4 पैसे मिल जाते, या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल चावल, 4-6 आलू। कभी उधार भी चलता। वह काम कर देता और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता। इस बीच वह मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि मेरी श्रीमती बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझे भी मुठभेड़ हुई, पर मैं कुछ बोला नहीं। कोई छुट्टी का दिन था, मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में रोटी और थोड़ा सा अचार था, और सूअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था। बीच बीच में वह मुस्कुरा पड़ता था, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहा, और वह मुझे दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सक पकाकर खड़ा हो गया, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, सरकार, रामपुर का रहने वाला हूँ। और उसने दांत निपोड़ दिए। गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वह असमंजस में मुझे खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रसड़ा में था मालिक। जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना कोई अपराध हो, उसके लिए संभवतः क्यों का कोई महत्व नहीं था। जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हो, वह अत्यंत सामान्य एवं स्वाभाविक था, और वह न उसके बताने की चीज़ थी और न किसी के समझने की। रामपुर में कोई है तेरा? मैंने 1-2 क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और 2 बहनें थी, ताउन में मर गई। वह फिर दांत निपोर हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहाँ से सरक गया, और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते गैस लैंप की भांति हिलडुल रही थी। हाथ पैर पतले, पेट अब भी हड्डियों की तरह फूला हुआ, और सारा शरीर निहायत गंदा एवं घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर घर में बीवी से कह दूं, इससे कोई काम न लिया करो, यह रोगी। फिर टाल गया, क्योंकि इससे मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी, और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता था।